हेलो एवरीवन। सो हमारा प्रीलिम्स ख़त्म हो गया है। सो इट्स हाई टाइम वी शुड स्टार्ट आवर मेंस प्रिपरेशन। तो जब मेंस प्रिपरेशन हम करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि फ्रॉम वेयर टू स्टडी, हाउ टू स्टडी एंड हाउ टू सी द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे GS1 का। इन दिस वीडियो पर्टिकुलरली विल बी कैटरिंग टू GS1। यहाँ पे हम सिलेबस की बात करेंगे, वेटेज की बात करेंगे, कहाँ से करना है, स्टैटिक को कैसे करना है, करंट अफेयर्स को कैसे उसके साथ लिंक करना है, और सोर्सेस बताऊंगा मैं कहाँ से एग्जैक्टली एक डायनामिक प्रिपरेशन हम करेंगे, राइट। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है जो जहाँ से मार्क्स मिलते हैं वो है कंटेंट व्हेन इट कम्स टू GS1, बिकॉज काफ़ी कंटेंट ओरिएंटेड पेपर है ये। एनालिसिस भी है बट ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट काम करता है व्हेन इट कम्स टू GS1, ओके। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे 2022 पेपर का, ओके। मोर और लेस इट इज़ द सेम। जो लास्ट 3-4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं, मोर और लेस इट इज़ द सेम। थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं बट इट्स नॉट लाइक प्रीलिम्स, ओके। सो जो रियल एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कि बहुत कम हैं, सो रियल एस्पिरेंट्स विल नॉट वेट फॉर द कट ऑफ टू कम, कितना आएगा क्या आएगा, दे विल नॉट स्पेक्यूलेट, राइट। सो दे हैव टू मूव ऑन। I guess they have moved on and they have started their preparation. Okay, so those have not yet started. It's high time they should move out of the prelims. जो भी prelims का जो हुआ है इस बार, हम सबको पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आया था, तो कट ऑफ का काफ़ी स्पेकुलेशन चल रहा है कि कितना आएगा क्या आएगा। बट अगेन one day or the other you have to prepare for the mains, fine, because it is the mains which will give you marks, और यू कैन से यही जो मार्क्स है आपका डिसाइड करेगा आपका रैंक कितना आएगा, ओके फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द सिलेबस। सो GS1 में इंडियन हेरिटेज कल्चर आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है और सोसाइटी आता है। तो बेसिकली ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ओके। इंडियन हेरिटेज और कल्चर की जब बात करते हैं तो यहाँ पे कल्चर, सोसाइटी, स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, ओके। हिस्ट्री में जो है यहाँ पे प्योर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे, बिकॉज मॉडर्न हिस्ट्री से ही क्वेश्चन जाएगा, बिकॉज सिलेबस में वही लिखा है। ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब इंडियन ज्योग्राफी इज ऑल्सो इंक्लूडेड, वर्ल्ड इज ऑल्सो इंक्लूडेड, एंड सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है यहाँ पे करंट अफेयर्स का जो वेटेज है यहाँ पे थोड़ा बढ़ जाता है, ओके। सो इंडियन कल्चर की बात करेंगे तो सैलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट, जितना भी आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, हर डायनेस्टी का जो लिटरेचर है, क्या क्या आर्ट था, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम। सो यहाँ पे आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं जिसका है पूनम दलाल दहिया, ठीक है। पूनम दलाल दहिया का बुक अगर आप अच्छे से पढ़े हो, इवन आप दूसरे बुक्स और आपका जो इंस्टीट्यूट के नोट्स है वो कवर कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ यहाँ पे कंटेंट का बहुत वेटेज आ जाता है, बिकॉज द हायर द कंटेंट द हायर द मार्क्स, फाइन, ठीक है। सेकेंड इज मॉडर्न हिस्ट्री। सो मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे क्लियर कट लिखा है फ्रॉम मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी, मतलब 1750 से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। 1750 से पहले जाने की ज़रूरत नहीं है। सो कहीं ना कहीं आप कार्नाटिक वॉर से शुरू कर सकते हैं। कार्नाटिक जो होता था 1750 से लेट 48 से शुरू हो गया था। कार्नाटिक, बॉक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, वहाँ से लेके पूरा आपका 1947 तक जो भी जो भी मॉडर्न हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं, एक एक इवेंट्स क्रोनोलॉजी वाइज आपको पढ़ना है। एंड वहाँ पे सिग्निफिकेंट इवेंट्स यहाँ पे लिखा है, पर्सनैलिटीज़ लिखा है, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सनैलिटीज़ है, जैसे कि अंबेडकर हो गया, महात्मा गांधी हो गए, ओके, नेहरू, बोस, ठीक है। गांधी वर्सेस अंबेडकर का आइडियोलॉजी, गांधी वर्सेस सुभाष चंद्र बोस का आइडियोलॉजी, ओके। फिर राम मनोहर लोहिया हो गया, JP नारायण हो गया। ये सब चीज़ आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे हैं, जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे एक सोर्स अकॉर्डिंग टू मी विच इज़ वेरी गुड इज़ एक मॉडर्न हिस्ट्री का बुक आता है, दैट इज़ सोनाली बंसल त्रिपाठी। वहाँ पे कंटेंट भी बहुत है और कहीं ना कहीं प्रीलिम्स और मेंस की जैसा ही बुक को किया गया है। आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चली जाएगा। थर्ड पार्ट इज़ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या क्या हुआ था, और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री। तो रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस कैसे हुआ, इवन बिफोर इंडिपेंडेंस कैसे शुरू हो गया था रीऑर्गेनाइजेशन, वो भी बहुत ज़रूरत है। बिकॉज 2022 में क्लियर कट एक क्वेश्चन आया था, रीऑर्गेनाइजेशन कैसे बहुत पहले से शुरू हो गया था।
नियरली 18th सेंचुरी से कैसे शुरू हो गया था, वो भी एक एनालिसिस आपको करना है. अनदर पार्ट इज विद इन दिस टॉपिक इज वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री का रेलिवेंस थोड़ा कम हो गया है पिछले साल से. जैसे कि 2022 में 0 क्वेश्चन आए थे, कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था, लेकिन वी नेवर नो 1 क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. नेक्स्ट कम्स इज इंडियन सोसाइटी. तो ये सब मैं इंडियन सोसाइटी के अंदर ही लाइक कवर करता हूँ, जैसे कि वुमेन के बारे में, पॉपुलेशन, जो कि सोशल इश्यूज चलते हैं, जैसे कि पॉवर्टी हो गया, कोई डेवलपमेंटल इशू, अर्बनाइजेशन का जो इफेक्ट्स है, उनका क्या प्रॉब्लम है, उनका क्या रेमेडीज है. तो यहाँ पे जो सोर्स की बात करते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे तो आपको करंट अफेयर के थ्रू करना पड़ेगा. ठीक है, करंट अफेयर के थ्रू जब करना पड़ेगा तो आपको पिछले 1 साल का, जैसे कि हम 2022 से शुरू कर सकते हैं टिल 2023. अगर हमारा एग्ज़ाम सितंबर में है तो हम जुलाई अगस्त तक कर सकते हैं. ठीक है, खास करके जो सोसाइटी टॉपिक है, ओके. और अगर आप एक स्टैटिक बुक रेफ़र करना चाहते हैं, जस्ट रेफ़र कर सकते हैं, वो एक बुक आता है पियर्सन का. ओके, पियर्सन का एक सोसाइटी का बुक आता है, काफ़ी अच्छा बुक है, वो भी आप कवर कर सकते हैं. इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कुछ 6 से 7 चैप्टर्स जस्ट एक रीड के लिए आप पढ़ सकते हैं. ओके, वहाँ पे कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, सबका चीज़ वहाँ पे मेंशन है. बट यहाँ पे आपको लिंक करना पड़ेगा, लाइक एक स्टैटिक बुक एंड 1 करंट अफेयर्स. कोई भी आप मैगजीन ले लो, उस मैगजीन से आपको सोसाइटी का करंट अफेयर्स 1 ईयर का करना है. लास्ट पार्ट इज ज्योग्राफी. तो ज्योग्राफी का थोड़ा रेलिवेंस मेंस में बढ़ गया है. ठीक है, मेंस में बढ़ गया है. जैसे कि वर्ल्ड का फिजिकल ज्योग्राफी, जैसे पिछला साल 2021 में अर्थक्वेक का क्वेश्चन आया था, तो काफ़ी क्वेश्चन ज्योग्राफी से बढ़ गया है. जैसे कि 2022 में 8 क्वेश्चन आए थे ज्योग्राफी के. ओके, कि नेचुरल रिसोर्सेज, जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड है वो आपको करना पड़ेगा. फाइन, इंक्लूडिंग इंडिया. प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर. तो यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ का बहुत रेलिवेंस बढ़ गया है. कोई भी इंडस्ट्रीज आप ले लो, कॉटन इंडस्ट्री ले लो, जूट इंडस्ट्री ले लो, तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन, ये सब स्टैटिक पार्ट है. ओके, तो ऐसे आपको कवर करना है. तो यहाँ पे ज्योग्राफी में आप कोई भी आपका जो नोट्स है वो एक सोर्स रहेगा, प्लस 1 ईयर का जो करंट में है उसी के साथ आपको लिंक करके लिखना है. प्रॉब्लम्स क्या है, क्या हो सकता है, एंड एनी स्टैटिक पार्ट. कोई भी आप बुक जैसे कि आप जीसी लियो तो पढ़े ही होंगे. ठीक है, एनसीईआरटी 11-12 तो पढ़े ही होंगे, तो वहाँ से भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आ सकते हैं. सो अभी एक बार वेटेज, लेट्स सी द वेटेज. वेटेज में लास्ट 2022 जो लास्ट ईयर का वेटेज था, कल्चर से 3 क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न हिस्ट्री से 2 आए थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड रीऑर्गेनाइजेशन से 1 आया था, पर्टिकुलरली रीऑर्गेनाइजेशन से 1 आया था. वर्ल्ड हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया ही नहीं था. सोसाइटी से 6 क्वेश्चन आए थे. तो ये जो पेपर सोसाइटी है काफ़ी डायनामिक है. ओके, यहाँ पे आपका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है. तो ये जो सोसाइटी है 6 क्वेश्चन, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स करना ही पड़ेगा. ओके, एंड ज्योग्राफी. तो ये जो 3 + 2 + 1 दैट इज 6 क्वेश्चंस इज टोटली स्टैटिक. ओके, 6 क्वेश्चंस इज टोटली स्टैटिक. 6 क्वेश्चंस टोटली करंट अफेयर्स. 8 क्वेश्चन इट इज स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स. स्टैटिक भी करना पड़ेगा, करंट अफेयर भी करना पड़ेगा. सोसाइटी में मोर और लेस इट इज द करंट अफेयर पार्ट विच विल प्ले अ वेरी बिग पार्ट. सो GS1 की जब बात आती है तो इट इज़ अ मिक्स ऑफ स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स. तो वन थिंग विच वी नीड टू डू हियर इज, सी हर एस्पिरेंट सारे सब्जेक्ट्स में एक्सपर्टीज़ नहीं हो सकता. सो यू नीड टू डिसाइड कि आपका एक्सपर्टीज़ इन सब्जेक्ट्स में से कहाँ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ज्योग्राफी में एक्सपर्टीज़ है, सो यू नीड टू ट्राई योर बेस्ट सो दैट आपका ये 8 क्वेश्चंस में से एटलीस्ट 6 या 7 क्वेश्चंस एक एक्सपर्ट लेवल पे, या फिर मैं ऐसा बोलूँगा कि एक कंटेंट लेवल पे अच्छा हो. तो यहाँ पे जो ज्योग्राफी ऑप्शनल्स वाले हैं उनको बहुत ईजी हो जाती है. ठीक है, और जाहिर सी बात है जो हिस्ट्री के ऑप्शनल है या फिर जिसका एक्सपर्टीज़ हिस्ट्री में अच्छा है, तो यहाँ पे वो 6 क्वेश्चंस हिस्ट्री से ही जितना अच्छा मार्क्स आप लाएंगे उतना बेटर है. और ये जो सोसाइटी पार्ट होती है ये कॉमन होती है. ठीक है, ये सबको लाइक मोर और लेस सारे एस्पिरेंट्स को
पता होता है, क्योंकि ये सोसाइटी एक काफ़ी एवरग्रीन सब्जेक्ट है और डायनामिक भी है, ऐसा कोई हार्डकोर फैक्ट बेस्ड होता नहीं है। थोड़ा बहुत 1% हो सकती है, कुछ डेटा वगैरह आप दे सकते हैं, लेकिन फिर भी ये कॉमन होती है, ठीक है। तो जो मार्क्स का जो यहाँ पे जो गेम होता है वो इधर हिस्ट्री या ज्योग्राफी से आपको करना पड़ेगा, बिकॉज सोसाइटी कॉमन हो जाती है। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा इस टोटल सब्जेक्ट में से आपका एक्सपर्टीज़ कहाँ पे, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। ओके फाइन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस, 2022 का जो क्वेश्चन था, तो यहाँ पे देखिए एक मिडिएवल टेम्पल स्कल्पचर के बारे में पूछा है और उसको लिंक किया है कि कैसे वो उस टाइम का लाइफ ऑफ दोज डेज का सोशल लाइफ का कैसे रिप्रेजेंट करता है। तो ये पूरा का पूरा हिस्ट्री का पार्ट है, जिसको हिस्ट्री अच्छे से उसने पढ़ा है तो वो आराम से एक बहुत ही अच्छे तरीके से कंटेंट देके लिख सकता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिडिएवल की बात हो रही है, ऐसा कोई फिक्स डायनेस्टी की बात नहीं हो रही। तो ओवरऑल मिडिएवल का जो टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर था आपको पता होना चाहिए। मिडिएवल मतलब आपको चोला के बारे में जानना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपली चोला नहीं है, वैसे तो चोला के बारे में अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मिडिएवल टेम्पल आर्किटेक्चर स्कल्पचर का था तो चोला के बारे में बोलना है, आपको विजयनगर के बारे में बोलना है, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत बहामनी के बारे में बोलना है, वहाँ पे तो ज़्यादा टेम्पल था नहीं लेकिन फिर भी, बट यहाँ पे विजयनगर और चोला बहुत काम आ सकती है। फाइन। फिर कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाई द आर्मीज ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मोस्टली कंप्राइजिंग ऑफ इंडियन सोल्जर्स विन कंसिस्टेंटली अगेंस्ट द मोर न्यूमरस एंड बेटर इक्विप्ड आर्मीज ऑफ द इंडियन रूलर्स। तो यहाँ पे भी जिसका हिस्ट्री अच्छा है तो वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। ओके सो इसके लिए भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन और डिटेल्ड इन्फो अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, देयर वॉर्स, एवरीथिंग यू नीड टू नो। तो एक क्वेश्चन हो गया यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री का, एक क्वेश्चन हो गया यहाँ पे मिडिएवल का जो कि कल्चर का क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई देयर इज अ सडन स्पर्ट इन फैमाइन्स इन कॉलोनियल इंडिया सिंस द मिड 18th सेंचुरी। तो ये भी एक मॉडर्न हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, जो कि आप पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जब पढ़ेंगे, अगेन मिड 18th सेंचुरी की बात हो रही है, तो वही मिड 18th सेंचुरी से क्यों फैमाइन हुआ था, क्या क्या कमीशंस आया था, सडनली क्यों हुआ, तो वहाँ पे आपको सारे डायमेंशंस देने हैं। तो यहाँ पे आपको कमर्शियलाइजेशन ऑफ द एग्रीकल्चर के बारे में जानना है, क्योंकि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रीजन इज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया था। ब्रिटिश वर यूजिंग अस फॉर देयर ओन बेनिफिट्स टू इम्प्रूव देयर इंडस्ट्री, दे वर यूजिंग अस फॉर रॉ मटेरियल्स। तो वो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है, फैमाइन्स कमीशन के बारे में जानना है, तो वो सब चीज़ आपको करना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स। अगेन जैसे कि मैंने बोला कि ज्योग्राफी का स्टैटिक प्लस करंट अफेयर, तो ये स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ प्राइमरी रॉक्स के बारे में और उनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखना है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये भी एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। डिस्कस द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय द IMD। तो ये भी एक करंट अफेयर, साइक्लोन होते रहते हैं, तो जब आप करंट अफेयर 1 साल का या फिर 1.5 ईयर्स का पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक साइक्लोन का आपको मिल जाएगा, ठीक है, कंटेंट। तो वहाँ पे आपको जो उनका जो कलर वार्निंग्स रहता है, कलर कोडेड वार्निंग्स रहता है, उसके बारे में एक एक करके मीनिंग देना है। काफ़ी स्टैटिक पार्ट है और इसमें अगर आपको पता नहीं है तो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि हर चीज़ के हर कलर का आपको मीनिंग देना है। प्लस साइक्लोन का यहाँ पे स्टैटिक भी करना है। इस बार नहीं आया है, अगले साल आ सकता है, 2023 में आ सकता है। ओके, डिस्कस द नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल डेक्कन ट्रैप। अगेन दिस इज ए डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिक। जितना भी नेचुरल रिसोर्स पोटेंशियल है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है इंडिया का, आपको तो कवर करना ही है। जैसे कि हमने बात किया, सारे नेचुरल रिसोर्स ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया आपको कवर करना है, जो इंपॉर्टेंट है। ये स्पेसिफिकली पूछा है डेक्कन ट्रैप के बारे में। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी के बारे में पूछा, अगेन एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो ये सब क्वेश्चन GS1 में आपका काम आ जाएगा, इवन GS2 में भी काम आ जाएगा, ऐसे कुछ। तो कुछ क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं, GS1 पे भी आता है, GS2 में भी आता है। नेक्स्ट इज कमिंग टू सोसाइटी क्वेश्चंस, एक्सप्लोर एंड इवैल्यूएट द इंपैक्ट ऑफ वर्क फ्रॉम होम। ये न्यूज़ में था, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन। सो दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी कॉमन। कॉमन मीन्स आई वुड यूज द वर्ड जनरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो होता है, तो यहाँ पे भी मार्क्स का डिफरेंस आ जाता है। जो थोड़ा ज़्यादा अच्छा या फिर डायनामिक आंसर लिखता है, थोड़ा हटके करके लिखता है, एज ब्यूरोक्रेट के जैसा लिखता है, और कहीं ना कहीं एक रियलिटी दिखती है उसके आंसर पे,
तो उसको थोड़ा ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है। और यहाँ पे आपको कीवर्ड देखना है कि वर्क फ्रॉम होम का ओवरऑल नहीं पूछा है, वर्क फ्रॉम होम का इम्पैक्ट उसने पूछा है, इकोनॉमी के ऊपर नहीं पूछा है, ये पूछा है फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर। वर्क फ्रॉम होम का इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट क्या हो सकता है, ये GS3 में आ सकता है। यहाँ पे फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर पूछा है 10 मार्क का। तो एक चीज़ ये है कि आपको मार्क्स भी देखने हैं, क्योंकि 150 वर्ड फॉर 10 मार्क्स, 250 वर्ड फॉर 15 मार्क्स। तो वर्ड लिमिट का भी यहाँ पे लाइक यू नीड टू टेक केयर ऑफ द वर्ड लिमिट, बिकॉज स्टिपुलेशंस क्लियर कट मेंशन है, आपको वर्ड लिमिट में रहना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ग्रोथ ऑफ टायर 2 cities रिलेटेड टू द राइज ऑफ ए न्यू मिडिल क्लास विथ एन एम्फेसिस ऑन द कल्चर ऑफ कंजप्शन। तो यहाँ पे भी एक सोसाइटी का ही क्वेश्चन है। जब आप सोसाइटी का करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ इनके आंसर का पॉइंटर्स आपको मिल जाएगा, आपको बस पॉइंट्स रेडी करना है और वहाँ पे लिखना है, बिकॉज दीज क्वेश्चंस आर कॉमन फॉर एवरीवन। यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई एक्सपर्टीज चाहिए, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन डू नॉट नीड एनी एक्सपर्टीज। हिस्ट्री क्वेश्चंस एंड ज्योग्राफी क्वेश्चंस नीड एक्सपर्टीज। ओके, एक डाइवर्सिटी के ऊपर पूछा है, गिवन द डाइवर्सिटीज अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया इन व्हिच स्पेसिफिक कंटेस्ट शुड दे बी कंसिडर्ड एज ए सिंगल कैटेगरी। तो ये जब आप ट्राइबल्स के बारे में पढ़ोगे, ओके, तो वहाँ पे आपको ई सब का जो कंटेंट है वो मिल जाएगा। 11th क्वेश्चन इज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड टेरिटरीज हैज़ बिन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी। तो जैसे कि एक क्लियर टॉपिक है, यहाँ पे हमने बात किया, यू कैन सी हियर रीऑर्गेनाइजेशंस विद इन द कंट्री एक टॉपिक है। तो क्लियर कट यहाँ से आपको एवरीथिंग जानना है कि ये रीऑर्गेनाइजेशन यूजुअली तो हम लक्ष्मीकांत में पढ़ते हैं, नॉर्मल बुक्स में पढ़ते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस 1950s में शुरू हो गया था, तो वो तो करना ही करना है, लेकिन क्वेश्चन वो नहीं है। इस यहाँ पे क्वेश्चन है कि वो पहले से कैसे आ रखा था, तो उसका एनालिसिस देना है। ठीक है, हैज़ बिन अ कंटिन्यूअस ऑनगोइंग प्रोसेस सिंस द मिड 19th सेंचुरी, कैसे डिवीजन होना चालू हो गया था। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स के बारे में, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट्स के बारे में एक पॉइंट आपका आप लिख सकते हो। ठीक, कहीं ना कहीं एक डिवाइड हो गया था। ठीक है, साउथ का अलग था। ठीक है, द्रविडियन मूवमेंट के बारे में लिख सकते हो, कहीं ना कहीं वो INC के साथ उतना सपोर्ट नहीं किए थे, तो कहीं ना कहीं हो चुका था। तो होते होते जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन चालू हो चुका था, तो ये होते होते कैसे फुल फ्लेजेड आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ, तो वहाँ वो टाइप का आपका एनालिसिस चाहिए, क्योंकि ये 15 मार्क का है, तो 250 वर्ड के अंदर लिखना है। 12th क्वेश्चन इज डायरेक्ट क्वेश्चन, मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड चोला पीरियड टू इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। ये पूरा आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो गुप्ता का आर्ट एंड कल्चर, चोला का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मेन से कैसा है कि स्टैटिक थोड़ा रिपीट होता है, 2-3 साल का, 4 साल का वो रिपीट होता है। क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन आंसर कहीं ना कहीं सेम होता है। नेक्स्ट इज डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो लायन का सिग्निफिकेंस क्या है, बुल का सिग्निफिकेंस क्या है माइथोलॉजी पे, आर्ट पे, आर्किटेक्चर। तो एक ओवरऑल पूरा का पूरा कल्चर आर्ट का क्वेश्चन है, कैसे हमारे इंडियन नेशनल एम्ब्लम में चीज़ें आई है, बुल कहाँ कहाँ पे था, मतलब आपको पूरा लाइक माइथोलॉजी पे कैसे यूज़ हुआ, बुल IVC से शुरू हुआ है, कैसे वो हर डायनेस्टी पे यूज़ हुआ था, हिंदुइज्म में यूज़ हुआ था, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। और थोड़ा एग्जाम्पल भी देना है। अगेन एग्जाम्पल आप कैसे दोगे, तो एग्जाम्पल आप तभी दे सकते हो जब आपका कंटेंट सही है, आपका कंटेंट सही। तो यहाँ पे जो हिस्ट्री जिसका एक्सपर्टीज है, तो वहाँ पे वो स्कोर करेगा मार्क, जिसका हिस्ट्री एक्सपर्टीज है। नो एक्सपर्टीज, आई डू नॉट मीन एक्सपर्टीज मीन्स लाइक a PhD होल्डर और समथिंग। ऑब्वियसली यू आर एस्पिरेंट्स, यू कांट बी a PhD नाउ, बट एटलीस्ट यू शुड नो जो बुक्स मैंने ऊपर सोर्सेस में लिखा है, अगर वो बुक को भी आप 2 बार पढ़े हो तो आपके पास कंटेंट रेडी है, आप आराम से एक एक डायनेस्टी का यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस ओशन करेंट्स। डायरेक्ट ओशन करेंट्स का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्री, तो फिशिंग इंडस्ट्री में ओशन करेंट्स का क्या लेना होता है। जैसे जापान का एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पे। ठीक है, फिशिंग होती है तो वहाँ पे जो ओशन करेंट है, तो एग्जाम्पल के हिसाब से देना है, राइट। नेक्स्ट, डिस्क्राइबिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने बोला, हर सेक्टर का, हर इंडस्ट्री का इंडिया में आपको कवर करना है, कॉटन से लेके जूट तक, रबर तक, एवरीथिंग यू नीड टू डू। कोल का क्वेश्चन आया था पिछला साल 2021 में, 2022 में रबर आ गया। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो एक वर्ल्ड का क्वेश्चन है, और उसका मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज क्या होता है। तो व्हाट आई सजेस्ट इज, जितना आप पहले तो एक नोट्स बनाए, कितना जो सेक्टर है या फिर ये सब, इसका एक नोट बनाए कि कॉटन हो गया, जूट हो गया,
पैडी हो गया, शुगर केन हो गया, बहुत सारा हो गया। उन सब का पहले डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड का कीजिए, उनका क्या इफेक्ट्स है, और थोड़ा इंडिया स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन भी कीजिए, दैट्स इट। तो उस हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। नेक्स्ट इज मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेट्स एंड इस्थमस इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो अगेन ज्योग्राफी क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रेड में स्ट्रेट्स और इस्थमस का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी आपको करना है। तो ये सब चीज़ आप जब ज्योग्राफी का थोड़ा स्टैटिक के साथ आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। 11th 12th जीसी लियोन एंड जो रिसेंट करंट अफेयर में जो जो न्यूज़ में है तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर आपको पूरी तरीके से भी नहीं आता, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लाइक यू नीड योर अप्रोच शुड शो दैट ओके यू नो समथिंग। देखिए 20 क्वेश्चन में से एवरीथिंग वी कांट सॉल्व करेक्टली और आंसर करेक्टली, बट एटलीस्ट 12 to 15 क्वेश्चन भी आपने सही से लिख दिया और बाकी क्वेश्चन अगर एवरेज भी गए ना तभी भी GS1 में अच्छा मार्क्स आ सकता है। ट्रोपोस्फीयर का क्वेश्चन आया है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमिन्स वेदर प्रोसेस। तो ट्रोपोस्फीयर का कैसे वेदर प्रोसेस में इफेक्ट होता है और कैसे उसको डिटरमिन करता है, तो वो भी आपको लिखना है। तो ये भी एक स्टैटिक ज्योग्राफी क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज एनालाइज द सेलियंस ऑफ सेक्ट इन इंडियन सोसाइटी, कास्ट विच कास्ट, रिलीजन एंड रीजन। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक सोशियो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। तो कास्ट पॉलिटिक्स के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, कास्ट पॉलिटिक्स। तो क्या कास्ट हमारे यहाँ से हटाया जा सकता है, तो उसका एक एनालिसिस भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो कास्ट का क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है। तो कास्ट के ऊपर आपको एक ओवरऑल डिटेल्ड एनालिसिस आपके नोट्स में बनाइए और आंसर लिखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टॉलरेंस, एसिमिलेशन, प्लूरलिज्म आर की एलिमेंट्स इन द मेकिंग ऑफ एन इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। जस्टिफाई करो कि क्या टॉलरेंस, एसिमिलेशन और प्लूरलिज्म की एलिमेंट्स इन द इंडियन फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। तो सेक्युलरिज्म का पूरा आपको कंटेंट देना है, आपको टॉलरेंस के बारे में लिखना है और सेक्युलरिज्म का बहुत ही पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट इंडिया से लेके क्या चल रहा है आपको जस्टिफाई करना है। ओके, तो ये काफ़ी मतलब मैं ये बोलूँगा कि ये कुछ स्टैटिक पार्ट नहीं है। आप अगर प्रीलिम्स के लिए पढ़े हो तभी भी आप ये आंसर कर सकते हो अगर आपका एनालिसिस सही है। ओके, elucidate the relationship between globalization and new technology in a world of scarce resources with special reference to India। तो ग्लोबलाइजेशन टॉपिक भी है। तो ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन हर साल मोस्टली हर ऑल्टरनेटिव ईयर पे क्वेश्चन आता है। उसका इफेक्ट क्या है, उसका वुमेन के इफेक्ट क्या है, उसका ट्रेड के ऊपर इफेक्ट क्या है, उसका हमारे सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का ओवरऑल इफेक्ट ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन जनरल होता है लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपर्टीज। अगर आप हिस्ट्री में अच्छा हो तो आपको वहाँ से मार्क्स लाना पड़ेगा। देखिए इस बार हिस्ट्री, जैसे कि फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का क्वेश्चन 2022 में कितना आया था, हिस्ट्री का क्वेश्चन आया था कल्चर और मॉडर्न हिस्ट्री 2 और यहाँ से 1, तो 6 क्वेश्चन आए थे। तो यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 8 क्वेश्चन। इस बार 8 क्वेश्चन आ सकते हैं। पिछला 2021 में भी काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो मान के चलिए कि 6 to 8 मतलब नियरली 80 to 90 मार्क्स आपका यहाँ से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिस्ट्री, तो मैं अगर GS1 में करूँगा तो मैं हिस्ट्री से कोशिश करूँगा मेरा अच्छे मार्क्स आ जाए। सोसाइटी भी मोस्ट वाली सबका रहता है अच्छा। तो हिस्ट्री और सोसाइटी का कितना क्वेश्चन आया है, अब देखिए सोसाइटी का 6 क्वेश्चन आया है, 6 क्वेश्चन फ्रॉम सोसाइटी। तो हिस्ट्री और सोसाइटी अगर आप मिलाओगे, हिस्ट्री कितना हो गया 6, 1 मिनट, हिस्ट्री इज 6, सोसाइटी इज 6 + 6 इज इक्वल टू 12 क्वेश्चन। 20 में से 12 क्वेश्चन यू आर गेटिंग फ्रॉम हिस्ट्री प्लस society. So it depends on aspirant to aspirant. Some aspirants are very good in geography, तो उनका 8 प्लस अगेन सोसाइटी इज कॉमन। मैंने बोला है सोसाइटी इज कॉमन फॉर एवरीवन। यू नीड टू हैव ए वेरी गुड एनालिसिस ऑफ सोसाइटी क्वेश्चंस, कम्युनलिज्म, ग्लोबलाइजेशन, सेकुलरिज्म, वुमेन, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एवरीथिंग, कास्ट पॉलिटिक्स, एवरीथिंग यू नीड टू डू। तो 8 प्लस से कितना हो गया 14 क्वेश्चंस। तो वही 12 से 14 क्वेश्चंस ही आपका अच्छा होना चाहिए। यू नीड टू स्कोर गुड मार्क्स इन 14 क्वेश्चंस। इट्स नॉट पॉसिबल टू स्कोर इन ऑल सब्जेक्ट, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। पहले ये चीज़ को आपको अच्छे से समझना है कि आपका एक्सपर्टीज और आपका कौन से सब्जेक्ट में अच्छा हुनर है। आपका हुनर के हिसाब से, आपका स्किल के हिसाब से आपका मार्क्स आएगा। तो ये स्किल
आपको रिकॉग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू रिकॉग्नाइज योर स्किल इन GS1. आपका GS1 में स्किल कहाँ पे, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है. क्योंकि ये जो तीन डिवाइड मैंने किया, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से एक क्वेश्चन आएगा. इस बार तो आया नहीं 2022, तो 2023 में एक आ सकता है. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में जितना भी रिवॉल्यूशन है, सबका रिवॉल्यूशन एक नॉर्मल आप कोई भी मैगजीन से पढ़ सकते हैं, बाहर मार्केट में मिलता है. जिसकी विजन है इसका एक आता है पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, उसको एक रीड करके जाइए. और जितना भी अमेरिकन रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, फिर जर्मन का हो गया, अफ्रीका का हो गया, तो वहाँ से थोड़ा बहुत एक आइडिया ले लीजिए और इसको सबसे कम वेटेज दीजिए. ठीक है, तो आपका जो वेटेज, आपका जो प्रिपरेशन होना चाहिए वो हिस्ट्री, ये तीन, और ज्योग्राफी, सोसाइटी इज़ द कॉमन पार्ट. तो इस हिसाब से आपको अपना प्रिपरेशन करना है. सो आई विल बी स्टार्टिंग मेंस प्रिपरेशन for students from 15th. Let me write it here. I'll be putting one more video regarding the like how I'll be conducting. I'll give you a brief idea on this. From 15th June I'll be starting the mains answer writing. Okay, it will be focusing on only on answer writing. So the thing is यहाँ पे थोड़ा change है. So like I'll be giving you topics, because I believe you need to write answers every alternative day. I believe in writing alternative day answer writing. Obviously you can't write regular, but you need to write alternative. So every day, so I have prepared topics for these alternative days. So every alternative day, first day you need to study, second day you need to write from these topics. These topics will be given by me. And topics doesn't mean ki GS1 full course. No, I'll be giving topics from GS1, from society, from history, from society, from geography. So society will be common, because I told you society is a common topic. What will vary is history and geography. Okay, so every day society will be there, history and geography will vary. If they will cover history first, then we'll move on to geography, but society will be common. So every alternative day you have to write your answers, you have to show it to me. Those who are staying at old Rajendra Nagar, Delhi, they can show it to me in my office. And the thing is, presently I am working in a institute at Delhi, ORN. So anyone who wants to have these kind of personal mentorship, like I'll be personally reviewing your answers. I'll be personally reviewing your answers at my place. Okay, or you can give it online. I'll be personally reviewing your answers. I'll be giving you that extra content. I'll be giving you that extra content which will fetch you marks. Okay, so this is the plan. I'll be putting a video very soon on this whole course. In a day or two I'll be putting the video where you'll be seeing the topic, you'll be seeing the PDF. I'll explain the PDF, I'll explain the course every day, every alternative day, how I'll be doing it for 1, 2, 3, 4. Okay, so this is how it should be done. So anyone who wants to contact me can contact me via phone, like I'll be mentioning the details in the description. Okay, thank you.